गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने पाठ को आगे बढ़ाने के बजाय यूनिट टेस्ट में जो हमारा पाठ पूछा जाने वाला है यानी कि गिल्लू, उसका रिवीजन करते हैं। आज हम इस पाठ को पढ़ के और एक बार मैं उसको आपको शॉर्ट में समझाऊंगी। हालांकि आप लोग छुट्टी से पहले, गर्मी की छुट्टियों से पहले आपको मंजू मैम पढ़ा ही चुकी हैं और बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हैं, लेकिन लंबा टाइम बीत जाने के बाद हम उसको थोड़ा सा भूल भी जाते हैं। तो उसके लिए आप लोग मंजू मैम के वीडियोस भी देखिए और एक बार मैं शॉर्ट में मैं भी रिवीजन करा देती हूँ, क्योंकि बार बार ये बात आती है कि बच्चों को थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न है कि अंदर से प्रश्न निकल के आएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, या पाठ के अंदर से विलोम शब्द या पर्यायवाची वगैरह आएंगे तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों की बुक में है उसी में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा और फिर हम लोग आपको हर शब्द का मतलब और विलोम पर्यायवाची वगैरह जितना भी होता है बनता है वो सब हम बताते हुए चलते हैं। तो कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा कि जो आपको लगे कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, कभी हमने पढ़ाई भी नहीं है। बस ये है कि आप सारे वीडियोस, चाहे वो मंजू मैम के हों चाहे मेरे हों, आप उसे ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक्सप्लेन ज़रूर किया गया होगा। दूसरा, बार बार मेरे पास ये प्रश्न आ रहा है कि उपसर्ग प्रत्यय पूछा जाएगा कि नहीं, भावार्थ पूछा जाएगा कि भाववाचक पूछा जाएगा कि नहीं। देखिए, जो हमने ग्रामर का सिलेबस बताया है वो ग्रामर की बुक का सिलेबस है, लेकिन उसके अलावा जो आपको इस चैप्टर के पीछे जो कुछ ग्रामर दे रखी है वो तो आनी ही है, वो तो पूछी जा सकती है। जो आपको लिस्ट में लिखवाई गई है कि विशेषण संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या जो कुछ भी लिखवाया गया है वो आपकी ग्रामर के बुक से रिलेटेड है। वो भी हमने बार बार आपसे कहा है कि आप उसके ऊपर डिपेंड मत रहिए। आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि अगर आपको 25 शब्द कहे हैं तो आप ऐसा नहीं है कि 25 ही शब्द पढ़ेंगे, 26वां शब्द नहीं पढ़ेंगे। अगर हमको ऐसा लगेगा कि आगे का कोई शब्द जो कि 30वें या 35वें स्थान पर है, पर वो ऐसा है कि जो कि आप लोग जानते हो सकते हैं, तो हम उसको भी पूछ सकते हैं। यानी कि हम उससे बंधे हुए नहीं हैं। लेकिन ये आप निश्चिंत रहिए कि ऐसा इतना कठिन कुछ भी नहीं होगा कि आपको ना आए। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और अपना ज्ञान बढ़ाना है। हमेशा ध्यान में रखिए कि सिर्फ परीक्षाओं को ध्यान में रखकर कभी नहीं पढ़ना चाहिए, वरना आप सिर्फ परीक्षा पास करते रह जाएंगे। यदि आप अपना ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ेंगे तो आपका हमेशा ज्ञान बढ़ेगा। तो आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। अनायास मतलब अचानक, छोटे जीव का स्मरण, स्मरण मतलब याद आ जाना, जो इस लता की, लता मतलब बेल की, सघन यानी कि बहुत घनी, हरितिमा, हरितिमा जो है ये क्या है, ये इसका अर्थ होता है हरियाली। ठीक है, हरितिमा क्या है, हरियाली। ये भाववाचक है, हरा से बना है हरितिमा या हरियाली। और फिर मेरे निकट पहुंचते ही, निकट का अपोजिट क्या होगा, दूर, पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण मतलब छोटा सा जीव। तो ये जो है एक संस्मरण है महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी अपने घर में बहुत सारे जानवरों को पालती थी, उन्हें जानवरों से विशेष प्रेम था। उनका घर खुद एक छोटा मोटा जू टाइप का था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे जानवर पाल रखे थे। उनके घर में कुत्ता, बिल्ली और मोर और खरगोश, और ये जो कहानी है उसमें गिलहरी की बात है। उसके अलावा जो उन्होंने कई सारे और भी जानवर, जैसे कि हिरण भी एक बार पाला था। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने अपने सभी जानवरों के विषय में कोई ना कोई कहानी अवश्य लिखी है, मतलब संस्मरण अवश्य लिखा है, कहानी नहीं, संस्मरण। संस्मरण का मतलब होता है जो हम याद करके लिखते हैं, उसे हम संस्मरण कहते हैं। इनका एक संस्मरण सोना भी है, जो कि उन्होंने अपने हिरण के विषय में लिखा है। एक इन्होंने अपने पाले हुए मोर के विषय में नीलकंठ भी लिखा हुआ है, और ये गिल्लू जो कि गिलहरी के विषय में है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। यहीं से पता चल रहा है कि अब वो जो है गिल्लू जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने, स्वर्णिम मतलब सुनहरी और स्वर्णिम विशेषण है, कली विशेष्य है,
के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। मतलब यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि क्या मालूम जो ये जो कली जो खिली हुई है, क्योंकि जब पीछे आप देखेंगे कि जो गिल्लू था उनकी जो गिलहरी थी उसको उन्होंने सोन जूही की बेल के नीचे ही दफना दिया था, उसको समाधि दे दी गई थी। तो वो ये सोचती हैं कि अब वो मिट्टी बन के उसमें मिल चुका होगा, तो अब वो जो फूल उसमें खिल रहा है तो क्या मालूम वही गिलहरी जो गिल्लू थी वही एक अब कली के रूप में मेरे सामने आया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआ छुअव्वल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ छुअव्वल मतलब आप जो खेल खेलते हैं एक दूसरे को छूने वाला। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभुशुंडी मतलब कौआ। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। समादरित यानी कि जिसका आदर, सम आदरित जिसका मतलब समान रूप से आदर होता हो, अनादरित जिसका अनादर होता हो, अनादर मतलब अपमान, अनादर, अनादर मतलब अपमान, अति सम्मानित। कहीं कहीं हमारे लिए कौआ बहुत ज़्यादा सम्मानित हो जाता है और कहीं अति अवमानित। हम जनरली कौआ हमारे घर की छत पर काँव काँव करता है, उसकी आवाज़ इतनी कर्कश होती है कि कोई नहीं पसंद करता है कि कौआ अपनी छत पर आकर के बैठे। दूसरा कहाँ पर सम्मानित होता है, जब हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि श्राद्ध का समय आता है, उस समय हमारे यहाँ ऐसा माना, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो कौवे होता, जो हमारे पूर्वज होते हैं वो कौवे का रूप लेकर हमारे यहाँ भोजन प्राप्त करने आते हैं। हमारे जो पुरखे होते हैं, पितृ होते हैं, वो कौवे के रूप में हमारे यहाँ भोजन प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो उस समय आप देखना, वैसे चाहे कितने भी कौवे आपको आसपास दिखाई दे जाएं काँव काँव करते हुए, लेकिन श्राद्ध के समय एक भी कौवा दिखना मुश्किल हो जाता है। उस समय सब लोग छत पे खड़े होकर बुलाते हैं कौवे को, आ आ आ करके बुलाते हैं, जिससे वो जो खाना उसके लिए निकाला गया है पूर्वजों के नाम पर वो उसको खिला सके। लेकिन उस समय कौवा आता भी नहीं है, ये उसके नखरे रहते हैं। तो मतलब उस समय बहुत ज़्यादा उसका सम्मान होता है, सब लोग चाहते हैं कि वो आए। तो वो एक तरह से एक ऐसा पक्षी है जिसका अपमान भी किया जाता है, जिसको भगा भी दिया जाता है और जिसका सम्मान भी किया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते थे, ना मयूर के, मयूर मतलब मोर, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता था। काक मतलब कौआ, अवतीर्ण मतलब आना पड़ता था, अवतार लेना पड़ता था, आना पड़ता था। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों, दूरस्थ का अपोजिट हो जाएगा निकटस्थ, प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर कौआ घर की छत पर बैठ के बोलता है तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं। तो इसका कहने, लेखिका का क्या कहने का मतलब है कि जो कोई अगर हमारे प्रियजन, हमारे परिजन आने वाले होते हैं तो उनके आने की खबर भी ये कौआ ही हमको कर्कश आवाज़ में देता है। दूसरी ओर हम कौआ और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। हम दूसरी तरफ कौआ और काँव काँव हमको आवाज़ क्योंकि उसकी मधुर नहीं होती है तो हम उसको एक बुरी रूप में ही मानते हैं और उसको हम भगा देते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। काक पुराण का मतलब जो वो कौए के बारे में सोच रही थी, कौआ का जो पुराण सुना रही थी, के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। बाधा का मतलब होता है रुकावट, बाधा मतलब रुकावट। अब यहीं से ही देखिए जो हम शब्द बताते चल रहे हैं, अब इन्हीं में से हो सकता है कि कोई शब्दार्थ के रूप में आ जाए। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये शब्द तो हमने कभी लिखा ही नहीं, बुक के पीछे लिखा ही नहीं है। तो ये शब्द जो हम आपको बताते चलते हैं उनका अर्थ वही शब्दार्थ के रूप में कहीं ना कहीं आ जाता है। क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। गमले और दीवार की संधि यानी कि दोनों का जॉइंट, संधि मतलब जॉइंट, दोनों दीवार से जो गमला सटा हुआ रखा था उसके बीच में एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। दृष्टि मतलब नज़र। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। संभवतः मतलब शायद घोंसले से गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। मतलब कौवे जो होते हैं, कोई जानवर मर जाए तो उसको तुरंत खा लेते हैं। तो जो है अब एक उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा गिलहरी का वहाँ पर गिरा हुआ पड़ा है, जो कि शायद घोंसले से गिर पड़ा था। और क्योंकि छोटा सा था, बहुत नाजुक सा था वो, और कौवे उसको जो है चोंच मार मार के उसको खाने की प्रयास में थे। और उसके अंदर सुलभ आहार, मतलब सुलभ का मतलब क्या होता है, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, इसको हम कहते हैं सुलभ। तो वो आसानी से उनको एक खाना प्राप्त हो गया था बिना किसी मेहनत के, क्योंकि वो भाग भी नहीं सकता था, छोटा सा था जानवर, वो भाग भी नहीं सकता था, अपनी कोई रक्षा भी नहीं कर सकता था।
तो उसके लिए उनके लिए वो एक आराम से प्राप्त हो जाने वाला खाना था। काकद्वय की चोंचों से के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय मतलब, यहाँ द्वय का मतलब है 2। कितने कौवे थे? 2 कौवे की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए, लघु प्राण मतलब छोटे से जीव के लिए। अतः वह निश्चेष्टा सा गमले से चिपका पड़ा था। निश्चेष्टा मतलब बिना हिले डुले, बिना चेष्टा किए हुए, बिना हिले डुले। बिना हिले डुले को क्या कहेंगे? निश्चेष्टा। अब देखिए यहीं पर एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बन जाता है, बिना हिले डुले निश्चेष्टा, है ना। तो इस तरह से बन जाता है। तो वो पड़ा हुआ था और कौवे उसको खाने की कोशिश कर रहे थे। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, क्योंकि वो छोटा सा जानवर था, उसको कौवे के चोंच के घाव लग चुके थे। तो सबने कहा कि अब ये बच नहीं पाएगा, मर जाएगा। परंतु मन नहीं माना। लेखिका जो थी महादेवी वर्मा, कौन है इनकी लेखिका इस संस्मरण की? महादेवी वर्मा। उनका वो बहुत ही ज़्यादा उदार दिल की थी, बहुत ज़्यादा कोमल हृदय की थी, संवेदनशील थी। उनका मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर, हौले का मतलब होता है धीरे से, उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। फिर उन्हें क्या किया? रक्त का मतलब है ब्लड, खून। पोंछकर घावों पर पेंसिलिन, पेंसिलिन दवा आती है, उसका मरहम उन्होंने लगा दिया। ठीक है। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। कैसे उसको दूध पिलाने की कोशिश की? रुई की बत्ती से। एक सामान्य क्वेश्चन बन गया कि कैसे उसको दूध पिलाने की कोशिश की? कि छोटा सा बच्चा था, वो कोई बॉटल से तो पी नहीं सकता था दूध, या फिर उसके मुंह में ग्लास लगा के तो पी नहीं सकता था। तो उसके रुई की बत्ती को दूध में भिगो के और उसके मुंह में डालने से उसके मुंह में वो दूध पिलाया गया। पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। एक तो क्या था, चोट लग गई थी, उसको घायल था, और दूसरा वो छोटा भी बहुत था, तो वो दूध नहीं पी सका। कई घंटे के उपचार के उपरांत, उपचार का मतलब होता है इलाज, ठीक है। उपरांत, उपरांत का मतलब है बाद में, उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। उसके बाद तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया। आश्वस्त का मतलब होता है उसको अब कोई डर नहीं था। आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब जानवर भी समझता है कि कौन हमको प्रेम करता है, कौन हमारा ध्यान रख रहा है। जानवर की भी समझ में आ जाता है कि ये हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो भी 2-3 दिन में समझ गया कि अब इनसे जो है मुझे कोई डर नहीं है, खतरा नहीं है। तो वो उनका अच्छा दोस्त बन गया और उनकी उंगली पर अपने 2 छोटे से पंजों से पकड़कर और इधर उधर देखने लग गया। मतलब अब उसका डर जो है लेखिका के प्रति खत्म हो गया। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोहे, स्निग्ध मतलब, स्निग्ध का मतलब होता है चिकने, चिकने रोए मतलब जो बाल होते हैं, झब्बेदार पूंछ, झब्बेदार मतलब एकदम घनी पूंछ, और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब आपसे क्वेश्चन फिलअप में आ सकता है या ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि उसके रोए कैसे थे? स्निग्ध थे। पूंछ कैसी थी? झब्बेदार थी, है ना। मतलब फिलअप में आ सकता है। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मतलब जातिवाचक संज्ञा क्या था? गिलहरी, उसको मतलब उन्होंने नाम दे दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने उसका नाम रख दिया और उसको हम गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार की खिड़की पर लटका दिया। अब यहाँ पर ये बन सकता है ना क्वेश्चन कि गिल्लू के रहने की क्या व्यवस्था की गई। तो गिल्लू के रहने के लिए लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप चैप्टर को पढ़िए अच्छी तरह से और अपने आप से अपने क्वेश्चन फ्रेम करिए। आप डेली ये अपनी प्रैक्टिस रखिए कि आप 2-3 से 4 क्वेश्चन आप डेली फ्रेम करिए और उसके आंसर्स आप होमवर्क अपनी रफ कॉपी में लिखिए। इससे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपसे कहीं से भी फिलअप में पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आंसर में पूछ लिया जाए, आपको सब कुछ लिखना आ जाएगा। बाकी का चैप्टर अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसका हम अगली कक्षा में रिविज़न करेंगे।